हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका 3 लेक्चर हो गया है। मैं आज चौथा लेक्चर बना रही हूँ। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि डीएनए का कैसे स्ट्रक्चर है, किस तरीके के जो उसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है कैसे बने हैं, उनके बीच में किस तरीके का लिंकेज है, कैसे बॉन्ड से, सब कुछ बताया था। उसके अलावा मैंने ये बताया था किस तरीके से पैकेजिंग है डीएनए की हेलिक्स फॉर्म में, उसको कंप्लीट किया था। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जो सर्च था किसका, जेनेटिक मटेरियल का। लोगों को लगता था कि प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए को उतना कंसीडर नहीं करते थे एक टाइम पे, लेकिन बाद में जब पता चला कि डीएनए ही ऐसा है जो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा है, वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी। इसके अलावा मैंने तीसरे लेक्चर में आरएनए वर्ड तक हो गया था। इसके अलावा मैंने तीसरे लेक्चर में रेप्लिकेशन बताया, रेप्लिकेशन कैसे होता है उसको अच्छे से बताया, साथ में एक्सप्लेन किया कि कौन कौन आए जो एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव किए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रल डोग्मा है उसमें क्या होता है कि चाहे डीएनए चाहे आरएनए खुद से अपना क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, मीन्स अपनी कॉपीज बना सकते हैं। जब डीएनए से आरएनए अब बनेगा तो इसको क्या कहते हैं हम, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। मतलब कि जब डीएनए आरएनए अपने जैसी एक दूसरी कॉपी बनाए, ठीक है, रेप्लिकेट करे, तो उसे हम रेप्लिकेशन कहेंगे। जब डीएनए से आरएनए बनेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए बन गया उससे जब प्रोटीन बनेगी तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। The process of copying genetic information from one strand of DNA into the RNA is termed as transcription. जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि डीएनए क्या है, डबल हेलिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरीके से डीएनए डबल हेलिक फॉर्म था, अपना रेप्लिकेशन करता था, तो उसके दोनों स्ट्रैंड क्या कर रहे थे, टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे। क्या आरएनए जो बन रहा है वो दोनों स्ट्रैंड से बन रहा है डीएनए का? नहीं, एक स्ट्रैंड, जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है उससे ही आरएनए बन रहा है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में, क्योंकि डीएनए में जीन्स प्रेजेंट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड है क्योंकि वो डबल हेलिक्स है, तो उसका जो एक स्ट्रैंड होगा ये क्या बनाएगा, आरएनए। दूसरा स्ट्रैंड कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर डीएनए है उसका एक ही स्ट्रैंड क्या करेगा, आरएनए की का फॉर्मेशन करेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। लेकिन रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड किस तरीके से काम कर रहे थे, टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे। एक दूसरा न्यूली, जैसे यहाँ पे देखिए रेप्लिकेशन में ये भी स्ट्रैंड डीएनए का, ये भी है, लेकिन वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह काम करके एक नया नया डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वो ट्रांसक्राइब करेगा। Here also the principle of complementary govern the process of transcription, except the adenosine complement now form a pair with the uracil instead of the thymine। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि चारगाफ रूल से हम जानते हैं कि जो एडनिन होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, अगर ग्वानिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। लेकिन ये डीएनए में होता है। लेकिन एडनिन अगर आरएनए बना रहा है तो ये किसके साथ, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा तो उसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ, चाहे डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें यही दिया गया है कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो जो कॉम्प्लीमेंट्रीज बनेंगे उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे थायमिन नहीं प्रेजेंट होगा आरएनए में प्रेजेंट होगा उसकी जगह यूरेसिल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। However, unlike in the process of replication, which once set in the total DNA of an organism get duplicate, and in transcription only a segment of DNA and only one strand is copied into the RNA। जैसा कि हम लोग देखे थे रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए डबल हेलिक्स है तो इसका दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करके एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बना रहा है। यहाँ देखिए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, ये दोनों ही जो है डीएनए पुराने वाले, या आप बोल सकते हैं टेम्पलेट डीएनए के पार्ट हैं। अब ये दोनों ही काम किस तरीके से कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह। अब यहाँ पे नया सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए अभी भी 2 स्ट्रैंड उसके पास है, मीन्स डबल हेलिक्स के फॉर्म में है। लेकिन इस बार ट्रांसक्रिप्शन में उसका एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, दूसरा कुछ भी काम नहीं करेगा। मीन्स कि एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो बनाएगा, आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, दूसरा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। आगे देखते हैं। दिस नेसेसिटी डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड डिमिग्रेट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब। ये बाउंड्रीज हैं, या बोल सकते हैं कि उसका एक ही स्ट्रैंड जो डीएनए का आरएनए बना रहा है, क्यों, अब उसका रीजन भी हम लोग देखेंगे।
वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज सिंपल आंसर। क्यों दोनों स्ट्रैंड, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्यों आरएनए नहीं बना रहे हैं, क्यों ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, क्यों एक ही स्ट्रैंड कर रहा है। अब देखिए पहला रीजन क्या है। फर्स्ट, if both strand act as template, they would code for RNA molecule with different sequence. Remember, the complementaries does not meet identical. पहला रीजन ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर वो ट्रांसक्रिप्शन करने लगे तो आरएनए तो दोनों से बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री है मीन्स की जो एडनिन यहाँ पे अपने उसका मैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना डीएनए का, तो यहाँ पे थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। अगर मान लीजिए ये जाके आरएनए बना रहा है, मीन्स एडनिन के जगह कौन आएगा, यूरेसिल के साथ बना रहा है, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आएगा, इसमें थायमिन की जगह एडनिन आएगा और साइटोसिन की जगह यहाँ पे आएगा ग्वानिन आएगा। तो देखिए ये वाला और ये वाला अगर दोनों ही हम बोल सकते हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ये मेरा क्या है, डीएनए है, इसको याद रखिए डीएनए है। तो यहाँ पे मैंने एक एडनिन लिया है जिसका डबल बॉन्ड थायमिन के साथ है, मैंने साइटोसिन और ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है। अब मान लीजिए मैंने एक स्ट्रैंड का क्या करा दिया, ट्रांसक्रिप्शन, तो एडनिन की जगह यूरेसिल के साथ बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे ग्वानिन की जगह साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग होगी। लेकिन जो दूसरा वाला स्ट्रैंड अगर ये भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो यहाँ पे थायमिन एडनिन के साथ हो गया और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट टाइप के आपको आरएनए देखने को मिले, मीन्स कि दोनों के पास क्या है, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस है। यूरेसिल समझ में आता है, चलो ठीक है, यहाँ पे एडनिन है, लेकिन यहाँ पे साइटोसिन ग्वानिन क्या है, सब डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये आगे चल के अगर प्रोटीन बनाएंगे तो भी डिफरेंट इसका प्रोटीन होगा, इसका भी डिफरेंट होगा। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो ट्रांसक्राइब नहीं करते, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं। अब दूसरा रीजन देखिए, दूसरा क्या दिया गया है, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अगर दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए का क्या करें ट्रांसक्रिप्शन करें तो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाएंगे। मीन्स एक डीएनए से दो अलग अलग आरएनए बन रहे हैं, दो अलग अलग प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। Hence, one segment of the DNA would be coding for different protein and this would complicate the genetic information transfer machinery. इसका मतलब जो सेगमेंट है, एक जो सेगमेंट है डीएनए का वो क्या कर रही है, कोड कर रही है दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का। मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, एडनिन डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, ये मान लीजिए ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, ये हमारा डीएनए है। अगर ये वाला स्ट्रैंड आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो एडनिन की जगह उस वाले पे क्या होगा, यूरेसिल आ जाएगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन हो जाएगा। ये वाला ट्रांसक्रिप्शन करेगा, थायमिन की जगह कौन आएगा, एडनिन आएगा, साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ गया। मीन्स यहाँ पे ये भी आरएनए बन गया, ये भी, बट क्या है, दोनों के जो नाइट्रोजन बेस है या फिर बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सब अलग हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। मीन्स एक ही डीएनए से, एक ही से बोल सकते एक डीएनए के सेगमेंट से देख रहे हैं डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन रहे हैं, बनना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा अगर इस तरीके का होगा तो इससे क्या होगा कि ढेर सारी हमको बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में प्रेजेंट है वो ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम होगी। डीएनए अपनी चीज़ जल्दी से ट्रांसफर नहीं कर सकता, पहले उसको आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर प्रोटीन बनाना पड़ेगा और यही प्रोटीन फिर आगे चल के कैरेक्टर या फिर ट्रेड्स को एक्सप्रेस करती हैं। अगर डीएनए दोनों स्ट्रैंड बनाने लगे, मीन्स एक डीएनए से दो अलग अलग आरएनए बन रहे हैं, फिर आगे जो प्रोटीन है वो भी अलग बनेंगे, तो उसके जो ट्रेड कैरेक्टर है सब डिफरेंट हो जाएगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकेंड रीजन क्या दिया है, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर जो दोनों स्टैंड है जो डीएनए के, ये अगर दोनों एक ही साथ ट्रांसक्रिप्शन कर दें, मीन्स यहाँ पे एक आरएनए इसका बन के इसका यहाँ पे, तो ये दोनों आरएनए क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और उनके बीच में बोल सकते हैं खुद से नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएंगे। जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे तो कभी भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, मीन्स आगे प्रोटीन ही नहीं बन पाएगी। जो डीएनए अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आरएनए से प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है, तो ये एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो आरएनए बना है वो क्या बना है, इस बार दोनों के बीच में बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से जो हमारा आरएनए अब सिंगल नहीं, अब उसके बीच में क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके बीच में क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गए। जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गए तो आगे ट्रांसलेशन नहीं करेगा, जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे ट्रेड्स या कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। This would prevent the RNA from being translated into protein and exercise the transcription would become futile once। ठीक है, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए तो ट्रांसक्रिप्शन
तो हो गया, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये व्यर्थ हो गया, मतलब इसका कोई काम नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन इसीलिए होता है, डीएनए से आरएनए इसीलिए बनता है ताकि आरएनए जब प्रोटीन बनाए तो जो इसका इंफॉर्मेशन है आरएनए के थ्रू प्रोटीन में जाए और फिर वो इंडिविजुअल के अंदर वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो। लेकिन यहाँ पे इसने ट्रांसक्रिप्शन तो कर दिया, आरएनए बना दिया, लेकिन आरएनए कैसा बन गया, डबल स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, अभी आगे चल के ट्रांसलेशन नहीं कर रहा तो बेकार हुआ ना इसका ट्रांसक्रिप्शन करना। तो आगे जब प्रोटीन ही नहीं बनना है, ट्रांसलेशन नहीं होना है, तो फिर जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ वो बेकार हो गया। अब आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, मीन्स किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली इन 3 रीजन इन द डीएनए। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये कहाँ है, डीएनए में प्रेजेंट है, मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड है वहाँ पे प्रेजेंट है, 3 जगह है। पहले को प्रमोटर बोलेंगे, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है, तीसरा टर्मिनेटर है। 3 जगह प्रेजेंट होते हैं, पहला प्रमोटर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन हो गया, तीसरा टर्मिनेटर हो गया। चलिए, there is convention in the defining the 2 strand of DNA in the structural gene of the transcription unit। ऐसा माना जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 2 स्टैंड जो डीएनए का है, मीन्स जब डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, जो स्ट्रक्चर जीन है, मीन्स जो सेकेंड रीजन है, यही क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, प्रमोटर नहीं करेगा, टर्मिनेटर नहीं करेगा, नाम से ही लग रहा है प्रमोटर की प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा, ये मतलब इनिशिएशन कराएगा, शुरुआत कराएगा। और टर्मिनेटर कह रहा है रुको, टर्मिनेट करेगा। तो इसका मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू कहाँ से होगा, प्रमोटर से होगा, खत्म कहाँ से होगा, टर्मिनेटर पे होगा। और स्ट्रक्चरल जीन पे क्या होगा, बोल सकते हैं पूरा इलोंगेशन होगा, या फिर पूरी तरीके से जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो किस में ट्रांसक्राइब हो जाएंगी, आरएनए में। ठीक है, तो एक प्रमोटर क्या करेगा, इनिशिएशन कराएगा ट्रांसक्रिप्शन का, टर्मिनेटर क्या करेगा, स्टॉप कराएगा कि ट्रांसक्रिप्शन ओवर। और जो स्ट्रक्चर जीन होंगे ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स यहाँ जो डीएनए होगा वो एमआरएनए में बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, since 2 strand have opposite polarity and the DNA dependent DNA polymerase also catalyze the polymerization is only one direction, that is 5' to 3', the strand that has the polarity 3' to 5' act as the template and is refers to as the template strand। ठीक है, इसमें भी एक चीज ये है, जैसे हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज कि डीएनए पे डिपेंड होगा, डीएनए के जो टेम्पलेट है उस पर डिपेंड होगा। जब भी डीएनए डिपेंडेंट है तो इसका मतलब जो डीएनए का टेम्पलेट है, क्योंकि डीएनए से आरएनए यहाँ बन रहा है। और हम रेप्लिकेशन के पहले बात करेंगे, रेप्लिकेशन में क्या होता था कि डीएनए से डीएनए बनता था। ठीक है, तो क्या था वहाँ पे जो एंजाइम था उसका नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। ठीक है, यहाँ पे डीएनए था क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब डीएनए पे डिपेंड है, डीएनए पॉलीमरेज का मतलब कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए ही के जैसा आगे डीएनए सिंथेसिस करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए हमारे टेम्पलेट की तरह काम करेगा और आरएनए बनेगा, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, कि डीएनए पे डिपेंड करेगा, जो डीएनए टेम्पलेट है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए डिपेंड करेगा कि जो उधर नाइट्रोजनस बेस लगे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लगाना, जो आरएनए बन रहा है वहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन लगा है डीएनए पे, तो जो आरएनए बनेगा यहाँ पे यूरेसिल लगेगा, क्योंकि आरएनए बना रहा है ना। तो इसीलिए एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट, कि टेम्पलेट पे डिपेंड होके आरएनए पॉलीमरेज के आरएनए बनाना है। ठीक है, इसके अलावा इसके भी एक जिद है, जैसा कि हमने देखा था रेप्लिकेशन में जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थे वो भी कितने जिद्दी थे, वो भी कहते थे कि अगर हम रेप्लिकेशन करेंगे तो 5 to 3 ही प्राइम करेंगे। तो उसी तरीके से जो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन से करेगा, मीन्स कि 5' to 3' ही जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छाई क्या है कि इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो एक ही स्ट्रैंड का डीएनए का होगा, दोनों का तो होगा नहीं। मीन्स कि अगर 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' होगा। तो इसकी जो जिद है डीएनए पॉलीमरेज की कि मैं 5 to 3' ही जाऊंगा, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 3 to 5 हो जाएगा। तो ये जो 3 to 5' है यहाँ पे क्या होगा, 5 to 3' क्या होगा, यहाँ पे आरएनए की फॉर्मेशन होगी, या बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसमें कोई लीडिंग या फिर लैगिंग स्ट्रैंड ये सब की कोई समस्या नहीं है, जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में देखा था। ट्रांसक्रिप्शन में यही अच्छी चीज़ है कि एक ही स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वही जाके ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा। और जो ये एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये भी कहता है कि मैं एक ही डायरेक्शन में क्या करूंगा, ट्रांसक्रिप्शन करूंगा 5 to 3'। तो जो टेम्पलेट डीएनए का 3' to 5' होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है जो टेम्पलेट डीएनए का उसकी पोलैरिटी 3' to
5 प्राइम होगी उसका ही ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 होगा। ठीक है, मीन्स ये आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 प्राइम तक जाएगा अपना ट्रांसक्रिप्शन करने, और जो डीएनए का टेम्पलेट होगा वो 3 to 5 प्राइम होगा, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अब दूसरे स्ट्रैंड का भी नाम कुछ तो होगा, डीएनए का एक तो स्ट्रैंड का हो गया ट्रांसक्रिप्शन जो 3 to 5 प्राइम वाला था डीएनए का टेम्पलेट, उसका ट्रांसक्रिप्शन किस में हुआ, आरएनए में हुआ 5 to 3 प्राइम बना। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड था 5 to 3 प्राइम इसमें डीएनए में, उसका क्या नाम है, अब देखते हैं उसके बारे में। द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जो दूसरा स्ट्रैंड जो है डीएनए का 5 to 3 प्राइम, ये अभी कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। इसकी सिमिलैरिटी किससे है, आरएनए से, जो आरएनए बनेगा किससे 3 प्राइम to 5 प्राइम डीएनए के टेम्पलेट से, जो आरएनए की फॉर्मेशन होगी उसमें सिमिलैरिटी है, बस एक ही जगह प्रॉब्लम आती है। थायमिन की जगह कौन आ जाएगा, यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, थायमिन प्रेजेंट होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, 5 प्राइम to 3 प्राइम वाले को ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। Strangely, this strand which does not code for anything is refers to as coding strand। ठीक है, पहला जो स्ट्रैंड था 3 प्राइम to 5 प्राइम डीएनए का, वो क्या था, टेम्पलेट स्ट्रैंड था। लेकिन जो 5 to 3 प्राइम था, जो जिस तरीके से जो आरएनए बनेगा 5 to 3 प्राइम, वैसे डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड था 5 to 3 प्राइम, उसको कोडिंग स्ट्रैंड कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, बहुत सोचने की बात है कि ये तो कोडिंग नहीं कर रहा, ये तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा, इसके बाद भी इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ कोडिंग स्ट्रैंड। जितनी भी पॉइंट्स होंगी कि पर हम बोल सकते हैं कि कहाँ से प्रमोटर होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ से स्ट्रक्चर जीन कहाँ प्रेजेंट होगी, कहाँ से टर्मिनेट होगा, मिस ट्रांसक्रिप्शन कहाँ रुकेगा, टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये सारी पोजीशन कहाँ से देखी जाएगी, ये देखी जाएगी कोडिंग स्ट्रैंड से। अब जो टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड है वो तो आरएनए बना रहा है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, लेकिन कोडिंग वाला स्ट्रैंड जब नहीं कुछ बना रहा, कम से कम इतना गाइडेंस तो कर सकता है ना कि तुम यहाँ से आओ, यहाँ से तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये जो है जितने भी हम लोग रेफरेंस लेंगे, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, प्रमोटर कहाँ है, स्ट्रक्चर जीन कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ टर्मिनेटर है, हम उसको कहाँ से देखेंगे, हम देखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड से। ये खुद कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बोल सकते हैं कि ये गाइडेंस दे रहा है, या फिर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मांग के ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हैं। किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम to 5 प्राइम है, और कोडिंग स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी कितनी है, 5 to 3 प्राइम है। ठीक है, to explain the point a hypothetical sequence for transcription unit is represented below। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दिया गया, हम उसको देखते हैं। जैसे 3 प्राइम to 5 प्राइम है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों मान लिया गया, कैसे पता चल गया कि टेम्पलेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसकी जिद है कि मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा 5 to 3 प्राइम, इसके अलावा कहीं से ट्रांसक्रिप्शन, मुझसे ये मत कह देना कि मैं 5 को मतलब 3 to 5 आऊँ, नहीं, मैं हमेशा जो है 5 से ही जाऊंगा 3 प्राइम तक। ठीक है, तो इसकी भी एक जिद है। तो जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, 3 प्राइम to 5 प्राइम की तरफ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहीं से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा 5 to 3। जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम to 3 प्राइम, इसे हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इसका काम नहीं है कोई ट्रांसक्रिप्शन करना, बट इसके बिहाफ से हम देखेंगे कि कहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है, कहाँ पे टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चर जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमको दिखाएगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए। क्या ऊपर वाले डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या आप आरएनए बना सकते हैं? तो आप अपने घर में बनाइए, एडनिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो स्ट्रक्चर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, 3 प्राइम to 5 प्राइम, इसका मतलब ये कौन होंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड होंगे। यहाँ देखिए 3 to 5 प्राइम जाएंगे तो ये कौन होंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड होंगे, ये डीएनए के। 5 to 3 जा रहा है, इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड होगा, मतलब जो ऊपर वाला होगा ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और नीचे वाला कुछ नहीं, बस इसका रेफरेंस से हम देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा। ठीक है, ये प्रमोटर होगा, यहाँ लास्ट में टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चर जिन्हें प्रमोटर क्या करेगा, यहीं से शुरुआत होगी। मिस तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से नहीं हो सकता, यहाँ से नहीं हो सकता, शुरुआत यहीं से होगी। मिस ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, अब नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको कहाँ से देखेंगे, हम देखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड से। ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके रेफरेंस में देखिए प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, ये 3 मत देखिए, इसको देखिए, इसके 5 प्राइम पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब प्रमोटर 5 पे, मीन्स 5 से प्रमोटर, 5 से 5 प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, 5 प्राइम पे, मीन्स 5वें प्राइम पे है। टर्मिनेटर
टर्मिनेटर मतलब 3 टर्मिनेटर से आप 3 या 3 याद कर लीजिए। तो ये कहाँ पे है, 3 प्राइम पे प्रेजेंट है और बीच में ही कौन होगा, स्ट्रक्चर जीन होगा जो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो याद रखिए कि जितनी भी रेफरेंस पॉइंट है कहाँ से देखना है आपको, कोडिंग स्टैंड से देखना। और कोडिंग स्टैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। ट्रांसक्रिप्शन कौन करते हैं, ऊपर वाले मीन्स टेम्पलेट स्टैंड करते हैं, जिनका पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं, ये जो अपना पॉलीमराइजेशन कराते हैं मीन्स आरएनए जो बनाते हैं वो हमेशा 5 to 3 प्राइम बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टेम्पलेट स्टैंड ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन, इसका जो पोलैरिटी है 3 to 5 प्राइम है। कोडिंग स्टैंड इसकी पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम है। और जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम्स करेगा, मतलब कि उसकी पोलैरिटी इसके अपोजिट होगी मीन्स टेम्पलेट स्टैंड के। और जितनी भी हम बोल सकते हैं रेफरेंस ऑफ पॉइंट हमको देखना है, प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, हम किससे देखेंगे, कोडिंग स्टैंड से देखेंगे। कोडिंग स्टैंड में देखिए कि प्रमोटर कौन से साइड पे है, 5 प्राइम पे है तो इसका मतलब प्रमोटर 5 पे होगा। टर्मिनेटर कौन जगह पे है, 3 पे, तो इसका मतलब 3 प्राइम पे होगा। आपको टेम्पलेट स्टैंड से नहीं देखना है, कोडिंग स्टैंड से ही देखेंगे। और नहीं याद हो रहा है तो प्रमोटर से याद करिए 5, मतलब कि 5 प्राइम पे है कोडिंग स्टैंड के। टर्मिनेटर से याद करिए 3 या 3, ठीक है, तो 3 प्राइम पे होंगे किसके, कोडिंग स्टैंड से। अब आगे देखते हैं, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो प्रमोटर है और टर्मिनेटर है ये स्किप कर देंगे, इसको छोड़ दें। अगर प्रमोटर टर्मिनेटर को छोड़ दे तो बीच में जितनी भी जगह बाकी है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर जीन। और यहीं पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। शुरुआत यहाँ से हुई, अंत यहाँ होगा, मतलब खत्म हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। बाकी यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी नाइट्रोजन बेस है उनका सीक्वेंस बनता रहेगा मीन्स आरएनए की फॉर्मेशन होगी। आगे देखते हैं, the promoter is said to be located towards the 5 prime and upstream of the structure gene. The reference is made with respect to the polarity of the coding strand. जैसा कि मैंने बताया कि प्रमोटर कहाँ है, 5 प्राइम पे है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है तो इसलिए इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। किसकी शुरुआत हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, टेम्पलेट स्टैंड से। जो डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, प्रमोटर से हो रहा है, जो कहाँ प्रेजेंट है, 5 प्राइम पे। इसकी हम बोल सकते हैं इसका पोलैरिटी किससे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस से देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, it is a DNA sequence that provide binding site of RNA polymerase and it is the presence of promoter in the transcription unit that also define the template and the coding strand। ठीक है, ये जो है डीएनए का सीक्वेंस है, कौन, प्रमोटर या फिर हम टर्मिनेटर बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर जीन। ये किसका सीक्वेंस है, डीएनए का, किस लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रमोटर है ये क्या कर रहा है, जो आरएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं क्या करने, आरएनए बनाने मीन्स बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने। जो आरएनए पॉलीमरेज आ रहे हैं उनके लिए जो प्रमोटर होगा ये क्या करेगा, शुरुआत कराएगा। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर प्रेजेंट है किस पे, टेम्पलेट पे प्रेजेंट है। और इसकी जो रीडिंग है इसको देखेंगे किस हम बोल सकते हैं 5 प्राइम पे कि 3 प्राइम पे, उसको हम कोडिंग स्टैंड से देखेंगे। तो ये प्रमोटर क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज आएंगे तो उनसे शुरुआत कराएगा, किस, क्या कराने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, by switching its position with terminator the definition of the coding and template stand could be reversed। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें कि प्रमोटर को इधर कर दें, टर्मिनेटर को इधर कर दें तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। प्रमोटर अगर इस पॉइंट पे आ जाएगा मीन्स, और ये टर्मिनेटर यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब जो कोडिंग स्टैंड होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रमोटर होगा वहीं पे कोडिंग स्टैंड का क्या प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम प्रेजेंट होगा, उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम वाली प्रेजेंट होगी। अगर प्रमोटर यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो कोडिंग स्टैंड होगा उसका यहाँ पे 5 प्राइम प्रेजेंट होगा, और दूसरी साइड को अगर टर्मिनेटर है तो उसका 3 प्राइम है। तो मतलब कि प्रमोटर के ही बिहाफ पे या फिर बोल सकते हैं कोडिंग स्टैंड के बिहाफ पे ही डिफाइन किया जाता है प्रमोटर का है, टर्मिनेटर का। अगर गलती से प्रमोटर यहाँ आ गया, ठीक है, इधर शिफ्ट हो गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो कोडिंग स्टैंड है वो भी कहाँ पे आ जाएंगी, इस साइड आ जाएंगी, और टर्मिनेटर इधर आ गया तो यहाँ पे 3 प्राइम आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सब कुछ। ठीक, the terminator is located towards 3 prime and downstream of the coding strand. It usually define the end of the process of transcription। ठीक है, जो टर्मिनेटर है कहाँ प्रेजेंट है, 3 प्राइम पे प्रेजेंट है। किससे देख रहे हैं हम लोग, कोडिंग स्टैंड से देख रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, टर्मिनेट कर रहा है।
इसे हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। अप स्ट्रीम किसको बोलेंगे? प्रमोटर को बोलेंगे, जो 5 प्राइम पे है, कोडिंग स्ट्रैंड से देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं से क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है। और 3 प्राइम पे कौन प्रेजेंट है? टर्मिनेटर, जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, जो रोक रहा है। ठीक है, किससे देख रहे हैं हम लोग? कोडिंग स्ट्रैंड से देख रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया है देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टू द प्रमोटर। कुछ और भी एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं अपस्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम, जो भी प्रमोटर के पास। ठीक है, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सीक्वेंस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विथ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम जो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो वहां पे देखेंगे कि प्रमोटर से पहले भी कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो प्रेजेंट है। अभी फिलहाल बस इतना दिखाया जा रहा है, डीएनए तो इतना छोटा तो है नहीं, और सारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब तो करता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो यूक्रोमैटिन है वही क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन। वो एकदम डेंसली क्या होते हैं? इस तरीके से पैक्ड होते हैं। जहाँ लूज है यहीं पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस तरीके से डेंसली पैक्ड है, फिर डेंसली पैक्ड है, तो जहाँ लूज है, जहाँ हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे थोड़ा लाइट कलर है, वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन में बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, क्योंकि सब वहाँ पे क्या दिखेंगे आपको? टाइटली पैक्ड होंगे इस तरीके से, और देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये डार्क कलर का दिखेंगे। ये तो हम पहले ही देख लिए हैं। तो इसका मतलब कि प्रमोटर से पहले भी कुछ ऐसे जीन हैं जो प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तो बस हमको इतनी की जरूरत है। हम आगे पढ़ेंगे सब कहाँ पे? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन के बारे में, कि ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट किस तरीके से काम करेगी ट्रांसक्रिप्शन कराने में, और जीन क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हम तो पहले ही जानते थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पहले पढ़ रखा है, तो हम जानते हैं कि जो जीन है या फिर मेंडल के टाइम पे जो फैक्टर है, जो कि स्टेबल है, जो चेंज नहीं हो रहा, और कैरेक्टर या ट्रेट कहाँ से लेके आ रहा है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। तो बाद में देखा कि उसे जीन बोलते हैं। जीन कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए पे प्रेजेंट है। डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया? कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, पेरेंट्स से कहाँ आ रहे हैं? ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं। वो क्या है? जीन के थ्रू आ रहे हैं। Though there is no ambiguity that the gene are located on the DNA, it is difficult to literally डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जैसा कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो जीन है कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए पे प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि जीन को डिफाइन करना किसके टर्म में? डीएनए के सीक्वेंस के टर्म में। ठीक है, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइंड एज जीन। जो डीएनए के सीक्वेंस है जो कोडिंग करेंगे, मीन्स कोडिंग का मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो करेंगे, वो कौन होंगे? किसको बनाएंगे? टी आरएनए को बनाएंगे, आरआरएनए को बनाएंगे। ठीक है, ये डिफाइन करेंगे जीन को, क्योंकि जीन को डिफाइन करना इतना इजी नहीं है। सारे जो भी हम एक पेरेंट्स की बात करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स होंगे, लेकिन सारे ट्रेड्स उसके बच्चे में नहीं दिखेंगे। उसके बच्चे में वही ट्रेड्स दिखेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन किए होंगे, जो डीएनए का सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन किया होगा, बाद में जो आरएनए बना होगा वो ट्रांसलेशन किया होगा, और फिर प्रोटीन बना होगा, फिर इसके बाद वो इनहेरिट हो गया, बच्चे में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि डीएनए के जो सीक्वेंस है, डीएनए में हमको पता है कि जीन प्रेजेंट है, लेकिन सारे जीन तो नहीं जाते हैं दूसरे में, मीन्स इनहेरिट तो नहीं होते, इनहेरिटेंस तो नहीं होता उनका। तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस जो टीआरएनए में आएगा या आरआरएनए में आएगा, जो जीन का पार्ट टीआरएनए या फिर आरआरएनए में आएगा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, चाहे टीआरएनए या फिर आरआरएनए मॉलिक्यूल में आएगा, वही डिफाइन करेगा जीन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जीन में क्या है? टॉल है, तो इसका मतलब उसका जब टीआरएनए या फिर आरआरएनए आया होगा तो उसमें क्या है? ये वाले जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि जीन को डीएनए के सीक्वेंस में समझाना। जीन तो बहुत कुछ प्रेजेंट है ह्यूमन में, लेकिन सारी जीन उसके बच्चे में नहीं जाती है ना, सारी चीज़ें इनहेरिट नहीं करता उसका बच्चा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब उसका डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है, जब आरएनए बनाता है या फिर टीआरएनए या फिर आरआरएनए, तो वही जीन अगर बोल सकते हैं वही जीन उसमें ट्रांसक्रिप्शन कर ली है, ठीक है, अपने आप को, तो ही उसके अंदर क्या होगा? वो कैरेक्टर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in the transcription unit could be monocistronic, mostly in the eukaryote, or polycistronic, mostly in the बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्ट्रॉन क्या है,
अब देखिए पहले एक नया टर्म, सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है जो कोडिंग करता है किसका? पॉलीपेप्टाइड का, मीन्स प्रोटीन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? ढेर सारे पेप्टाइड के चेन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो डीएनए तो हमारा 2.2 मीटर का है, तो उसमें कई सारे सीक्वेंस होंगे, कई सारे डिफरेंट टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे। तो जो सिस्ट्रॉन है ना, एक छोटा सा सेगमेंट, मान लीजिए इतना छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का, जो कोड कर रहा है किसका? पॉलीपेप्टाइड का, मीन्स ढेर सारे यहाँ पे प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, और क्या लिखा गया है कि जो स्ट्रक्चर जीन है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? स्ट्रक्चर जीन में हो रहा है। अगर एक ही मोनोसिस्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पे देखिए ये वाले स्ट्रक्चर में कि प्रमोटर से कोई मतलब नहीं, ये क्या कराता है कि प्रमोट करता है, बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत कराता है, टर्मिनेटर स्टॉप कराता, बस इसका काम यही है। लेकिन जो भी होगा ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चर जीन में होगा। तो अगर यहाँ पे केवल एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो क्या बनाएंगे? आगे चल के ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉन। मोस्टली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर ढेर सारे स्ट्रक्चर जीन पे ही ढेर सारे इस तरीके के सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरीके के ढेर सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मोनो की जगह पॉली। पॉली का मतलब मेनी। मोनो कहाँ होंगे? यूकैरियोट्स में होंगे, मतलब कि जितने यूकैरियोट्स हैं उनमें सिर्फ एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा? आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करेगा। कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रक्चर जीन में। और ढेर सारे जब यहाँ पे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्टेज हम बैक्टीरिया या फिर बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। In eukaryotes, the monocistronic structure gene have interrupted coding sequence. The gene in eukaryote are split. ठीक है, जो यूकैरियोट्स है, जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन है, ये इनके बीच में बोल सकते हैं कोई इंटरप्शन आ रहा है, ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस में, वो बीच बीच में स्प्लिट हो जाते हैं। मीन्स कि जब आरएनए बना होगा तो इस तरीके से यहाँ पे बीच बीच में कुछ तो आ जाता है, जो इनके बीच में क्या करता है? बाधा पैदा करता है, बोल सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बीच बीच में इंटरप्ट करता है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। जो कोडिंग सीक्वेंस है या फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। मतलब कि एक्सॉन अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि जब मोनोसिस्ट्रॉनिक स्टेज है, मीन्स जो स्ट्रक्चर जीन है उसमें मोनोसिस्ट्रॉन प्रेजेंट है, कि एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जो ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं। इसका मतलब ढेर सारे यहाँ पे प्रोटीन बनेंगे, ढेर सारे यहाँ पे कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आरएनए बनता है तो उनमें क्या होगा? बीच बीच में कोई आएगा जो दखल अंदाजी करेगा, ठीक है, इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो जीन होगी स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से, मीन्स बीच में कोई और आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो कोडिंग सीक्वेंस है या फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस है, जिसमें वो जीन या फिर बोल सकते हैं जिसमें वो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड जो बना है, वो एक्सॉन है। एक्सॉन में ही क्या है? वो सारे सीक्वेंस आ चुके हैं। एक्सॉन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। एक्सॉन वो सीक्वेंस है जो पूरी तरीके से मेच्योर या फिर हम बोल सकते हैं प्रोसेस्ड आरएनए बनेगा, उसमें आएगा, एक्सॉन ही रहेगा सिर्फ। लेकिन जो अभी नॉर्मली बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ना मॉडिफिकेशन होता है, कुछ ऐसे जीन्स आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, हमें उनको रिमूव करना पड़ता है। तो जब तुरंत ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनेगा ना, वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है, मतलब कि वहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट है लेकिन एंट्रॉन भी आ जाते हैं, जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं इंट्रॉन की। तो हमें क्या करना पड़ता है? इंट्रॉन को हटाना पड़ता है। फिर हमको मेच्योर जो हमारा आरएनए है उसमें एक्सॉन जो भरे हैं वो क्या है? एक्सॉन कैसे होते? कोडिंग सीक्वेंस है, एक्सप्रेस सीक्वेंस है, जो क्या करेंगे? आगे ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं। द एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन। जो बीच बीच में दखल अंदाजी कौन दे रहा है? इंट्रॉन दे रहा है। अब इंट्रॉन की कहानी देखते हैं। इंट्रॉन और इंटरवेन सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगा या प्रोसेस्ड आरएनए हो जाएगा तो वहाँ पे इंट्रॉन नहीं होंगे। मतलब कि अभी शुरू में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो हुआ, जो आरएनए यहाँ पे बना, उसमें क्या होंगे? एक्सॉन भी होंगे और इंट्रॉन भी होंगे, जो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं या फिर प्रोसेस्ड आरएनए नहीं है। बाद में हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब कि इंट्रॉन को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? मेच्योर्ड आरएनए बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द डिफिनीशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। जो स्प्लिट जीन है अरेंजमेंट, जिस तरीके से, इस तरीके से स्प्लिट जीन जो है, बीच बीच में यहाँ पे कोई और आके बैठा हुआ है, मीन्स इंट्रॉन बैठे हुए हैं, तो ये क्या, जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, ये हमको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देगी। क्या बताने में? कि जीन क्या है, किसके टर्म में? डीएनए के सेगमेंट के टर्म में। मतलब कि यहाँ पे जीन को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? अगर एक्सॉन केवल प्रेजेंट होता
तो हम कह सकते थे कि जो जीन है, जीन की जो हम बोल सकते हैं जो जीन है वो एक्सॉन के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, मीन्स यहाँ पे जब ट्रांसलेशन होगा तो उसमें दिख जाएगा, प्रोटीन बना लेगा। लेकिन यहाँ पे जो आरएनए बन रहा उसमें क्या है, कहीं इंट्रॉन प्रेजेंट है तो कहीं एक्सॉन, कहीं इंट्रॉन, मतलब बीच बीच में इंट्रॉन आ जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये भी करना डिफाइन बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो जीन है कहाँ पे, डीएनए के सेगमेंट पे, कि वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा जीन, मतलब कि बीच बीच में इंट्रॉन आ रहे हैं। जब एक्सॉन रहेंगे तो पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर जीन। जो इनहेरिटेंस है, कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस है वो अफेक्टेड होता है किसकी वजह से, प्रमोटर की वजह से। दूसरा जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है स्ट्रक्चर जीन का, उनकी वजह से होता है। मीन्स कि अगर प्रमोटर यहाँ से यहाँ हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी इनहेरिटेंस का। दूसरा जो भी रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चर जीन में प्रेजेंट है, अगर उनमें भी थोड़ी सी चेंजेस आ गई जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene, even though these sequence do not code for any RNA और प्रोटीन। कभी कभी ये होता है कि जो रेगुलेटरी जीन कहाँ प्रेजेंट है, रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चरल जीन पे, ठीक है। कभी कभी जो रेगुलेटरी जीन होती है लूजली पैक्ड होती है, बहुत लूजली, जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाती, आरएनए नहीं बना पाती हैं, प्रोटीन नहीं बना पाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कितने टाइप के आरएनए होते हैं, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, अब देखते हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज एमआरएनए मैसेंजर आरएनए हो गया, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 3 टाइप के आपको आरएनए देखने को मिलेंगे, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। अब इनका काम देखिए। ऑल 3 RNA नीडेड टू नेसेसरी अ प्रोटीन इन अ सेल। ये तीनों RNA इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके, मीन्स ट्रांसलेशन हो सके। द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। जो mRNA मैसेंजर RNA ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, कब, जब ट्रांसलेशन होगा, मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ डीएनए से आरएनए बने तो कौन बना, mRNA बना, मैसेंजर आरएनए बना, जो मैसेज लेके आ रहा है, डीएनए से मैसेज लेके आ रहा है, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से फिर अपने जो उसके मैसेज है उसको एक्सप्रेस कराएगा, ठीक है। तो जो mRNA ये क्या है, मैसेंजर आरएनए है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद बने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं tRNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड। जो tRNA है या फिर ट्रांसफर आरएनए है ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को लेके आते हैं ट्रांसलेशन के टाइम, इसके बाद ये जेनेटिक कोड्स को भी रीड करते हैं। एंड rRNA प्ले स्ट्रक्चर एंड कैटलिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। जो rRNA है राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चरल की तरह काम करते हैं, दूसरा इसका कैटलिक रोल है उसकी तरह काम, मीन्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes the transcription of all type of RNA in bacteria। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंजाइम है जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जो क्या कर रहा है, तीनों तरीके की ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। किसमें, बैक्टीरिया में। चाहे अगर mRNA बनाना हो, tRNA बनाना हो, rRNA बनाना हो डीएनए से, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये कैटलाइज्ड कर रहा है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है इन तीनों आरएनए को। कहाँ, बैक्टीरिया के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, इसे इनिशिएशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस होता है, पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन है, तीसरा टर्मिनेशन है। नाम से लग रहा है यहाँ से शुरुआत होगी ट्रांसक्रिप्शन की। इलोंगेशन का मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोडिंग होता रहेगा, बनता रहेगा। टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है किससे बाइंड करेगा, प्रमोटर से जाके जोड़ेगा। ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका नाम है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके प्रमोटर से क्या करेगा, बाइंड करेगा, जुड़ेगा, और यहाँ से क्या स्टार्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगी, ठीक। It uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerized in the template dependent fashion following the rule of the completers। देखिए यहाँ पे कि कौन यूज करेगा। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज कर रहे हैं एज ए सबस्ट्रेट, मीन्स इनको एनर्जी चाहिए। यहाँ पे इसको यूज करें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को, कहाँ यूज करें, प्रमोटर वाले साइड पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, किसका, जो टेम्पलेट है उसके जैसे आरएनए बनाएंगे और सिर्फ वही कॉम्प्लीमेंट्री रोल फॉलो करेंगे, मीन्स चारगाफ का रोल फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो मतलब कि पहले क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर के साइड पे आके बाइंड करेगा यहाँ पे, ताकि फिर यहीं से स्टार्ट करे क्या करना, ट्रांसक्रिप्शन करना। उसके लिए यहाँ पे उसको एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से मिलेगी, जो एक सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे जो उसका जीटीपी, यहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है।
आगे देखते हैं, इट इज सम हाउ ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन। ये एक चीज और फैसिलिटेट करता है कि जो हेलिक्स है इसको ओपन करना, कौन, जो ये सबस्ट्रेट है इसको जब यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे कौन, आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या करेगा, जो ये हेलिक्स है ये क्या होगा, ओपन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा, इलोंगेशन होगा। मीन्स कि यहाँ यूज किया सबस्ट्रेट को, फिर इसके बाद यहाँ पे खुल गया, ठीक है, हेलिक्स ओपन हो गए, जब ओपन हो गए तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता हुआ आगे जाएगा टर्मिनेटर की तरफ, ठीक है। आगे देखते हैं, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। केवल जो छोटा सा जो आरएनए का स्ट्रेच है वही बाइंड होता है किससे, एंजाइम से, ठीक है। एंजाइम का मतलब कौन, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है एक एंजाइम है, यही सिर्फ छोटा सा, मीन्स ये यहाँ पे मान लीजिए आरएनए बन रहा है तो यहीं पे ही एंजाइम थोड़ा सा स्ट्रेच से क्या होगा, बाउंड होगा, मीन्स जुड़ा होगा उससे, ताकि तब जाके ट्रांसक्रिप्शन हो। Once the polymerase reach the terminator region, the nascent RNA falls off and also the RNA polymerase. This result in termination of transcription. जैसे ही जो RNA polymerase है ये पूरी तरीके से कहाँ पहुँच गया, टर्मिनेटर वाले पॉइंट पे पहुँच गया, मीन्स 3 प्राइम पे पहुँच गया, किसके, कोडिंग स्ट्रैंड से देखेंगे हम लोग 3rd प्राइम, ठीक है। यहाँ पहुँच गया तो तुरंत वो क्या करेगा, जो आरएनए बना हुआ है उसको फॉल कर देगा। देखिए ये आरएनए जो बना हुआ है इसको यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर ने यहाँ बाइंड किया, स्टार्ट हुआ, इनिशिएशन हो गया। इलोंगेशन में क्या होगा, इस तरीके से ये जो प्रोमोटर से जो बाइंड हुआ है कौन, आरएनए पॉलीमरेज, अब क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता जाएगा, इस तरीके से जाएगा, मिस ट्रांसक्रिप्शन करता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म, मिस उसके आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जब भी टर्मिनेशन होगा, स्टॉप हो जाएगा, तो जो उसने आरएनए पीछे बनाया, जैसे यहाँ पे देखिए आरएनए बनाता हुआ आगे आगे जा रहा है, ये एंजाइम है, ये आगे आगे जा रहा है, पीछे देखिए मान लीजिए कि ट्रेन का इंजन है और पीछे क्या है, उसके डिब्बे हैं, और एक पॉइंट ऐसा है कि अब जंक्शन स्टॉप, वहां से आगे नहीं जाना है, तो ये देखिए फिर ये क्या करेगा, अपने पीछे के जो डिब्बे हैं उनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। देखिए यहाँ पे रिलीज कर दिया टर्मिनेशन के टाइम पे, मीन्स उसको छोड़ दिया और खुद अपने आप को भी अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। An intriguing question is that how the RNA polymerase able to catalyze all 3 steps, which is R initiation, elongation and termination। एक थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से जो RNA polymerase है ये तीनों स्टेप को शुरू कर रहा है और फिर इसको खत्म भी कर दे रहा है। अब देखिए, द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सिर्फ एक ही जगह काम कर पाएगा, इलोंगेशन में, मतलब कि जो इनिशिएशन हुआ कोई और आके कराएगा, इसके साथ टर्मिनेशन हुआ कोई और कराएगा, इलोंगेशन में ही सिर्फ ये एक्टिव होगा, ठीक है। अब देखिए कौन कराएगा उसके बारे में देखते हैं। इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली, मतलब थोड़े समय के लिए, विथ इनिशिएशन फैक्टर जो कि सिग्मा है और टर्मिनेशन फैक्टर रो टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जब शुरुआत होगी ट्रांसक्रिप्शन का तो इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है, प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड कर रहे हैं, सिग्मा फैक्टर से, सिग्मा फैक्टर से थोड़े समय से, ताकि यहाँ से स्टार्ट हो सके क्या, ट्रांसक्रिप्शन होना। आगे का जो इलोंगेशन है ये खुद कर लेगा, देखिए इलोंगेशन ये खुद कर लिया, ठीक है। अब जो टर्मिनेशन होगा ये खुद स्टॉप नहीं कर सकता ट्रांसक्रिप्शन को, इसके लिए उसको रो फैक्टर चाहिए, ठीक है। ये जो रो फैक्टर है ये आके बाइंड कर जाएगा किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, बस थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। मीन्स की जो तीनों प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो इनिशिएशन वाले पॉइंट पे क्या करेगा, प्रोमोटर से शुरुआत करने के लिए, प्रोमोटर से क्या करेगा, बाइंड करेगा, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ, ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर के साथ। इलोंगेशन अकेले ही करेगा, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है। फिर टर्मिनेशन के लिए उसको रो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से उससे बाइंड करेगा और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है। इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA do not require any processing to become active, and also since transcription and translation take place in the same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in the bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, जो mRNA है उन्हें किसी भी बोल सकते हैं उनको एक्टिव करने के लिए किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, मतलब कि जो इनका mRNA है ना वो मैच्योर फॉर्म में बना हुआ है, उसमें कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। साथ में जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है ये दोनों एक साथ हो सकते हैं,
और एक ही कंपार्टमेंट में हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोल सकते हैं कोई सेपरेशन नहीं है किसमें, साइटोसोल और न्यूक्लियस में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन से पहले ट्रांसलेशन हो जाता है, मतलब कि कभी कभी प्रोटीन पहले बन जाता है फिर जाके ट्रांसक्रिप्शन होता है, मीन्स थोड़ा सा यहाँ जो आगे वाला जो प्रोसेस ये पहले हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट्स है उनमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का कोई भी डेफिनेट कंपार्टमेंट नहीं है। हम बोल सकते हैं दोनों एक ही जगह पे होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन बहुत पहले ट्रांसक्रिप्शन से हो जाता है, जब तक एमआरएनए पूरी तरीके से बने ना उससे पहले, मतलब कि इस तरीके से होगा कि इतना ही बना है, ठीक है। यहाँ पे इलोंगेशन इतना ही हुआ है किसका, एमआरएनए का, इतने का ही क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर बाकी का आगे जो ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, फिर उनका भी क्या बनेगा, प्रोटीन बनता रहेगा, मीन्स ट्रांसलेशन होता रहेगा। तो मीन्स कि यहाँ पे भी पूरी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है लेकिन ट्रांसलेशन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो इतना सीक्वेंस आप देख रही पूरी तरीके से ट्रांसक्राइब्ड है, मीन्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरीके से हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है, मीन्स साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो इतना जब ट्रांसक्राइब आरएनए है तो इनका क्या हो जाएगा, आगे ट्रांसलेशन होगा, मीन्स प्रोटीन की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इतना बाकी ट्रांसक्रिप्शन करना, आगे इतना बाकी ट्रांसक्रिप्शन करना, जब तक इधर आरएनए पॉलीमरेज आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा तब तक इतने की क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगा, मीन्स प्रोटीन बन जाएगी। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैन बी कपल इन बैक्टीरिया। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन है ये कपल्ड में साथ साथ चलते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, जैसे यहाँ देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है लेकिन इतना जो पार्ट बन चुका है आरएनए का ये ट्रांसलेशन कर ले रहा है, मीन्स प्रोटीन बना रहा है, अभी इधर आगे बाकी, मतलब कि दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। अब यूकैरियोट्स में देखते हैं, इन यूकैरियोट देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है देखिए, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल, ठीक है। यहाँ पे लगभग 3, कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूक्लियस में। मतलब कि यहाँ यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही एंजाइम से हो जा रहा था, मीन्स जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उससे सारे आरएनए बन जा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यूकैरियोट्स में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, वो भी कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर चाहिए, जो कि और इसके अलावा जो एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज है वो ऑर्गेनल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। अब यूकैरियोट्स की बात की जा रही है तो क्लोरोप्लास्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वहाँ भी तो आरएनए पाए जाते हैं, ठीक। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, सबका अपना अपना काम बांटा गया है, इसीलिए इसको बोला गया है क्लियर कट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब द आरएनएस, मीन जो 20 ईयर्स होगा, 18 ईयर्स होगा, 5.8 ईयर्स होगा। वेयर एज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आरएनए, 5s आरएनए एंड SN आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर RNAs. The RNA polymerase second transcribe precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA hnRNA. ठीक है, यहाँ पे हमको 3 RNA की ज़रूरत है पॉलीमरेज की। पहला जो RNA पॉलीमरेज है वो किसको ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, क्या बनाएगा, RNAs बनाएगा। इसमें भी कौन वाला, 28 ईयर्स वाला, 18 ईयर्स एंड 5.8 ईयर्स, सब में 8 है लास्ट में, तो याद रखिए 28, 18 मीन्स 10 का डिफरेंस और एक 5.8 ईयर्स याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बताया ना, तो यहाँ पे तुरंत थर्ड बता दिया, सेकंड वाला यहाँ बताया है। तो चलिए पहले सेकंड वाला देख लेते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो ट्रांसक्राइब करेगा प्रिकर्सर टू एमआरएनए बनने से पहले किसको बनाएगा, ये किसको ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जो हम अभी ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे यूकैरियोट्स में उसमें आएंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये किसको बनाएंगे, HNRNA को बनाएंगे। मीन्स ये पहले किसके बनेंगे, mRNA। मतलब कि HNRNA हम बोल सकते हैं ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होंगे, जो मैच्योर RNA होंगे वो mRNA होंगे। जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है वो किसको ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, tRNA, 5s RNA होंगे, SN RNA होंगे, स्मॉल न्यूक्लियर RNA होंगे, इनका करेंगे। अब सेकेंड कॉम्प्लिसिटी क्या है देखिए, द सेकेंड कॉम्प्लिसिटी इज दैट द प्राइमरी
ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन आर नॉन फंक्शनल। जो दूसरी समस्या ये है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन हुए डीएनए से जो आरएनए बने हैं इमेच्योर हैं, वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है, और जैसा जानते हैं कि जो एक्सॉन होता है यही एक्सप्रेस करता है जीन को, ये सीक्वेंस यही कोड को एक्सप्रेस करता है, लेकिन इंट्रॉन कोई कोडिंग नहीं करता, ये बेकार है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो आरएनए होगा नॉन फंक्शनल हो जाएगा। हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। इसके लिए हमें स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। अब स्प्लाइसिंग में क्या होगा, स्प्लाइसिंग में यही होगा कि इस तरीके से मान लीजिए जो बोल सकते हैं कि HNRNA बने हैं, अभी mRNA नहीं बना, HNRNA बने हैं। कहाँ? डीएनए से जो RNA बनेंगे वो HNRNA बनेंगे, जो भी पूरे मेच्योर नहीं, क्योंकि इसमें इंट्रॉन है कहीं कहीं, फिर एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, तो हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इनको हमको हटाना है, तो हमें इसके लिए स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा ताकि इसको रिमूव कर चुके। ठीक है, अब आगे देखिए, where the intron are removed and exon are joined in the defined order। ठीक है, स्प्लाइसिंग इसलिए किया जाता है कि इंट्रॉन को हटाया जाए, रिमूव कराया जाए आरएनए से, और वहां पे किसको जोड़ा जाए, एक्सॉन को जोड़ा जाए। द HNRNA अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। जो HNRNA है इसके अलावा दो और प्रोसेस करते हैं, जैसे कि एक हो गया कैपिंग, दूसरा हो गया टेलिंग। अब कैपिंग और टेलिंग में देखिए क्या होता है। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है, इज एडेड टू द 5 एंड ऑफ HNRNA। कैपिंग, कैप लगा रहे, मतलब 5वें पे कैप लगा रहे, 5 प्राइम पे कैप लगा रहे। ठीक है, कैपिंग में क्या होगा कि आपको न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, किसका, 7, या फिर 7 नहीं तो कोई बात नहीं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहाँ जोड़ेंगे, कैपिंग के टाइम 5 प्राइम एंड पे। मतलब कि जो HNRNA बना उसका जो 5 प्राइम एंड होगा, जहाँ से शुरुआत हुआ होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो बना होगा, जहाँ से शुरुआत होगा आरएनए से, यहाँ पे आपको कैपिंग करना, किसका करना है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ठीक, इन टेलिंग, अब पूंछ भी लगानी है, टेलिंग का मतलब पूंछ लगानी है। ठीक है, इसमें अब टेलिंग में क्या करेंगे, एडिनिलेट रेसिड्यूज 200 to 300 आर एडेड टू 3rd प्राइम या 3rd एंड इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, जो हम एंड वाले पार्ट की बात करते हैं, मान लीजिए HNRNA जो 5 to 3 प्राइम है, तो 5 प्राइम पे हम क्या कर देंगे, कैपिंग कर देंगे, किसकी, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। ठीक, लेकिन 3rd प्राइम पे हम टेलिंग करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे एडनेलिक एसिड या फिर बोल सकते हैं एडनिलेट, 200 से 300 उसके मॉलिक्यूल्स वहां पे जोड़ देंगे। ठीक है, it is fully processed HNRNA is now mRNA and that is transport out of the nucleus for translation। अब तक हम ये जानते थे कि जब डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बस हम इतना जानते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से जो आरएनए बनते हैं ना वो HNRNA बनते हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं मेच्योर्ड नहीं, इमेच्योर्ड है। इनमें क्यों ये इस तरीके से कहा गया, क्योंकि जो आरएनए बना है HNRNA उनमें क्या होंगे, एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन होंगे, एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन होंगे। हमें ना इंट्रॉन की जरूरत नहीं, हमें एक्सॉन की जरूरत है। यही क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है, यही जाके आगे ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है, तो हमें इंट्रॉन को हटाने के लिए स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम दो और प्रोसेस करते हैं, कैपिंग और टेलिंग। ठीक है, कैपिंग में जो HNRNA उसका जो 5 प्राइम है वहां पे हम क्या जोड़ेंगे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ते हैं। ठीक है, 5 प्राइम ऑफ HNRNA, और जो 3rd प्राइम है किसका, HNRNA का, यहाँ पे हम करते हैं टेलिंग। यहाँ पे हम एडनेलिक एसिड या बोल सकते हैं एडनिलेट को जोड़ते हैं, 200 से 300 उसके मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं। इसके बाद तब जाके जब पूरी तरीके से इंट्रॉन हट जाएगा तब जाके हमारा जो आरएनए बनेगा वो HNRNA से अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mRNA, बोल सकते हैं मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आगे चल के ट्रांसलेशन में हेल्प कराएगा। इसको कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो अब ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मीन्स HNRNA पूरी तरीके से मेच्योर्ड फॉर्म में हो जाएगा, mRNA में बदल जाएगा, तब mRNA को कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, न्यूक्लियस से बाहर करेंगे, साइटोप्लाज्म में करेंगे, सेल में। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, मीन्स प्रोटीन बनेगी। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर को देखिए, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ठीक है, 5 to 3 प्राइम वही सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे भी वही पॉलीमरेज आएंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1st 3rd, यहाँ पे जो दिया है ना फर्स्ट वाले क्या करेंगे, RNA बनाएंगे। इसके अलावा उसमें कौन सा 28S 18S 5.8S बनाएंगे। ठीक है, आरएनए जो पॉलीमरेज 3rd होंगे ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे tRNA को, 5S RNA को और SN RNA को, स्मॉल न्यूक्लियर RNA को बनाएंगे। लेकिन RNA पॉलीमरेज 2nd जो होंगे ये ट्रांसक्रिप्शन किसका करेंगे,
HNRNA को। वैसे हम HNRNA के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि इसको हमको फिर से किस में बदलना है, mRNA में बदलना, मीन्स इसको मैच्योर वाले में बदलना, मैसेंजर RNA में बदलना है। तो अब देखिए हम अभी जो RNA पॉलीमरेज यूज़ करेंगे ना, उसका एग्जाम्पल दिया है RNA पॉलीमरेज सेकेंड का दिया है। तो यहाँ पे जब भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ पूरी तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए प्रमोटर होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड होंगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ा सा इस तरीके से RNA पीछे छोड़ता हुआ जाएगा एंजाइम। तो इस RNA में प्रॉब्लम ये है कि ये HNRNA है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है। इसके पास देखिए ये वाला एक्सॉन माना है तो इसको इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, मतलब बीच बीच में कौन है, इंट्रॉन आ जा रहा है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जो 5 प्राइम होगा HNRNA का, वहाँ पे हम कैपिंग करेंगे। यहाँ पे पहले हमने कैपिंग की। कैपिंग किससे करेंगे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से करेंगे। यहाँ पे देखिए उसका नाम लिखा गया है। कैपिंग हम किससे कर रहे हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कर रहे हैं, वो भी कहाँ, 5 प्राइम एंड पे कर रहे हैं HNRNA की। ये HNRNA का 5 प्राइम है तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे क्या होगा। फिर हम इसको टेलिंग करेंगे। टेलिंग कब करेंगे, 3rd प्राइम पे करेंगे एडेनिलिक एसिड या फिर एडेनिडेट से। 200 से 300 इसके मॉलिक्यूल कहाँ पे जोड़ देंगे, HNRNA के 3rd जो प्राइम है वहाँ पे, 3रे प्राइम पे जोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे जो एंट्रॉन है ना, ये धीरे धीरे इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे देखिए निकल रहा है, ये रिमूव हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। RNA की स्प्लाइसिंग हो रही है, मीन्स कि उसमें से RNA से क्या निकल रहा है, जो इंट्रॉन वाला पार्ट है वो रिमूव हो रहा है। जब पूरी तरीके से ये रिमूव हो जाएगा तो जो बचेगा, जो एक्सॉन होंगे, फिर इनको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि देखेंगे जब इंट्रॉन निकल जाएगा तो बीच बीच में इस तरीके के एक्सॉन हो, क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन थे वो रिमूव हो गए, तो अब इन एक्सॉन को भी क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ देंगे तो क्या बनेंगे, मैसेंजर RNA या फिर mRNA की फॉर्मेशन हो जाएगी या मैच्योर RNA की बन जाएगा। देखिए क्या होता है इसमें। पहले प्रोकैरियोट से स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट बहुत सिंपल था। यहाँ पे एक ही DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज से सारे, चाहे tRNA हो गया, mRNA हो गया, सब कुछ क्या हो जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। इनमें 3 स्टेप होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। जो एंजाइम है RNA पॉलीमरेज इलोंगेशन के लिए एक्टिव है, इसका काम यही है। लेकिन इनिशिएशन के लिए उसको प्रमोटर पे सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करना पड़ेगा और यहाँ पे उसको न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, उसको यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा हेलिक्स खुल जाएगा। जब हेलिक्स ओपन हो जाएगा, डबल हेलिक्स, तो इसके बाद वो ये जो एंजाइम है RNA पॉलीमरेज आगे ट्रांसक्रिप्शन करता हुआ चला जाएगा, मींस इलोंगेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक 3rd पॉइंट होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन ओवर हो गया, अब यहाँ पे रोकना है, तो जो RNA पॉलीमरेज है ये रो फैक्टर जो होगा उससे बाइंड करेगा और यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो और खास बात ये भी है कि जो प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे अभी हम लोग यूकैरियोट्स में देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांसलेशन ना ट्रांसक्रिप्शन से पहले हो जाते हैं। अभी पूरी तरीके से mRNA बना नहीं है, लेकिन जैसे देखिए जो इतना वाला पार्ट है ये तो RNA बन गया है, इनमें तो कोई ये नहीं है एक्सॉन इंट्रॉन, ऐसा कोई लोचा तो नहीं है। यहाँ पे जो भी बनेगा, जो भी RNA बनेंगे वो मेच्योर, मतलब बोल सकते हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं करने की जरूरत होगी, सीधे जाके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो जो इतना RNA बचा हुआ है ये आगे इजीली क्या कर सकता है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बना सकता है। तो क्या होगा, जब कंपार्टमेंट सेम है तो यहाँ पे अभी ट्रांसक्रिप्शन हो ही रहा है, अभी आधा हुआ है आधा बाकी है आगे। तो जो इतना पार्ट वाला जो RNA जो पूरी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है मीन्स, तो ये आगे ट्रांसलेशन भी कर लेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाता है पहले, जब तक पूरी तरीके से mRNA नहीं बना है। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोट्स में क्या होता है, इनमें डिफरेंट टाइप के RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ये क्या बनाते हैं, rRNA को बनाते हैं जिसमें 20S हो गए, 18S हो गए, 5.8S हो गए। इसके अलावा RNA जो पॉलीमरेज सेकेंड होंगे वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं किसका, HNRNA का, जो कि हम बोल सकते हैं इमेच्योर है, इसमें इंट्रॉन एक्सॉन बीच बीच में, उसको हटाना इंट्रॉन को, तब जाके mRNA बनते हैं। जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है वो किसको बनाते हैं, tRNA बनाएंगे, उनका ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। और 5S RNA को बनाते हैं SNRNA, जो स्मॉल न्यूक्लियर RNA इनकी फॉर्मेशन करते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो HNRNA है ना, जब बनता है, मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन तो ये हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है RNA पॉलीमरेज सेकेंड। यहाँ पे जो RNA होंगे ना वो पूरी तरीके से हम फ्री बोल सकते हैं कि नहीं रहेंगे, ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन है, कहीं एक्सॉन प्रेजेंट है तो कहीं इंट्रॉन प्रेजेंट है, कहीं एक्सॉन कहीं इंट्रॉन, मतलब बीच बीच में इंटरप्शन है। ठीक है,
हम जानते हैं कि जो इंट्रॉन है ये कोई कोडिंग सीक्वेंस नहीं, ये कभी आगे प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन जो एक्सॉन होगा ये बोल सकते हैं ये कोडिंग करेगा, ये कोडिंग सीक्वेंस है इसके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 प्राइम होगा HNRNA का, वहाँ पे हम कैपिंग करेंगे। किससे करेंगे, मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट से। जब 5 प्राइम पे कैपिंग हो गई तब देखेंगे कि RNA क्या होगा, फिर उसमें क्या करेंगे, 3rd प्राइम पे हम करेंगे टेलिंग। टेलिंग किससे करेंगे, देखिए टेलिंग के लिए हम एडेनिक एसिड या फिर बोल सकते हैं एडिनिलेट रेसिड्यू का 200 से 300 मॉलिक्यूल 3rd प्राइम HNRNA पे जोड़ देंगे पीछे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो इंट्रॉन है ना, अब वो धीरे धीरे इस तरीके से देखिए स्प्लाइसिंग, मतलब यहाँ पे वो सर्कल स्प्लाइसोसोम की तरह क्या हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो जो हमारा एक्सॉन होगा इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे। इसके बाद जब जोड़ने के बाद जो हमारा HNRNA पूरी तरीके से मेच्योर होकर किसम बन जाएगा, mRNA या फिर मैसेंजर RNA। फिर ये आगे चल के क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस में होगा, जब पूरी तरीके से mRNA मैच्योर वाला बन जाएगा तो इसको कहाँ, इसको भेजा जाएगा साइटोप्लाज्म में भेजा जाएगा, ताकि तुम आगे ट्रांसलेशन करो, प्रोटीन बनाओ। ठीक है, फिर अपने जो जीन है या फिर जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस करो। आगे चलते हैं। The significance of such complicity is now being to be understood। जो भी सिग्निफिकेंस था हमने देख लिया, ऐसा क्यों कराते हैं कि कैपिंग क्यों होता है, टेलिंग क्यों होता है, स्प्लाइसिंग क्यों होता है। हम तो जानते हैं कि इंट्रॉन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें उसे हटाना है। ठीक है, द स्प्लिट जीन अरेंज रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एन एशियन फीचर ऑफ द जीनोम। जो स्प्लिट जीन है इस तरीके से ये प्रोबेबली रिप्रेजेंट करता है किसका, जो पहले के जीनोम रहे होंगे, जो एशियन के लोग होंगे उनके जीनोम को रिप्रेजेंट करता है। The presence of intron in reminiscent of the antiquity and the process of splicing represent the dominance of RNA word। जो इंट्रॉन है ये जो बीच बीच में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, HNRNA में जो प्रेजेंट है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हमें स्प्लाइसिंग करना पड़ता है ताकि हम RNA को डोमिनेंट बनाए, मीन्स कि हम RNA से फिर क्या बनाए, ट्रांसलेशन करा के प्रोटीन बनाए। ठीक है, in recent time the understanding of RNA dependent process in the living system have assumed to more importance। ठीक है, अब के टाइम पे हम जान गए कि RNA और RNA से जितनी भी प्रोसेसेस है, जैसे RNA ही क्या करेगा, आगे प्रोटीन बनाएगा। जब प्रोटीन बनेगा तो जो जीन उसने जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, जो DNA है, मान लीजिए DNA है, इसके पास जीन है, मान लीजिए टॉल का, हाइट की हम बात करते हैं टॉल का, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल T और स्मॉल t वाले जीन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो RNA के पास ये वाले अगर जीन चले गए तो फिर RNA जब ट्रांसलेशन करेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा, तो ये वाले ट्रेड इसमें आ जाएंगे। तो अब हम जान गए हैं कि जो RNA है इससे ही क्या होता है, जीन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड जाते हैं किसके थ्रू जाते हैं, ये RNA अगर नहीं होता बीच में तो DNA कभी भी अपने जीन या फिर अपनी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यही RNA क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। जब प्रोटीन बनाते हैं तो इससे एक्सप्रेस होते हैं कैरेक्टर। ठीक है, और जितने भी RNA डिपेंडेंट प्रोसेस है हम उसकी भी इंपॉर्टेंस जान गए हैं। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं NCERT को फॉलो कर रही हूँ न्यू वाली, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगी, उसको रिप्लाई भी करूँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।